स्टूडेंट्स, सीडीपी का अध्याय 2 लेकर के आपके समक्ष आया हूं और इसमें आप पढ़ेंगे आज बाल विकास के सिद्धांत। जैसे कि अध्याय 2 में आप जो आज पढ़ेंगे वो बाल विकास के सिद्धांत, और बारीकी ढंग से आज हम आपको सभी बाल विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे जो कैसे आखिर जो प्रश्न है वो आपको कैसे हल करना है, कैसे बनाना है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसके हम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके भी बताएंगे, जो आखिर चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे आपको जो कैसे बाल विकास का कौन कौन सा सिद्धांत मुझे कैसे ध्यान में रखना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आखिर बाल विकास का सिद्धांत होता क्या है। जिस प्रकार आप ये जानते होंगे कि हर चीज़ का अपना कोई ना कोई सिद्धांत होता है, ठीक उसी प्रकार बाल विकास का भी अपना सिद्धांत होता है। आपको बता दें कि संसार में जितने भी चीज़ है हर चीज़ का अपना सिद्धांत होता है, ठीक उसी प्रकार विकास का भी अपना सिद्धांत है। आपको बता दें, यदि आप विकास के बारे में अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, विकास के हर पहलू को जानना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सिद्धांत जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दें कि विकास के जो सिद्धांत हैं उससे संबंधित हर वर्ष सीटेट में 2-3 नंबर आना तय है। 2 से 3 नंबर आपको हर एक बार पूछा जाएगा। तो चलिए ये वीडियो यदि आप पूरे का पूरे देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाल विकास के जो सिद्धांत के बारे में जो पूछा जाएगा सीटेट में वो बिल्कुल आप बना लेंगे। क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे जो कैसे आखिर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए निरंतरता का सिद्धांत। स्क्रीन पे आपके सामने है। पहला जो सिद्धांत है वो मेरा वो है क्या, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास के जो पहला सिद्धांत है, यानी इसको आप पहला दूसरा कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि निरंतरता का सिद्धांत होता है। और ये सिद्धांत बाल विकास में आपको निहित है। जो विकास के जो सिद्धांत है उसमें निरंतरता का आपको बता दे कि यह सिद्धांत ये भी बताता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी यदि आप इस चीज को याद करके रखे हैं, आप ये जानते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह आपको यही सिद्धांत बताता है। जैसे कि आप प्रश्न में यहाँ देख सकते हैं, बताया गया, पूछा भी गया ये क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है। ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिले। पहला है अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतःक्रिया। तो यदि आप ये जान जाते हैं निरंतरता का सिद्धांत, तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली सीधे जो है क्वेश्चन को देखते ही आप जो है 2 में लगा लेंगे, ठीक, क्योंकि आपको पता है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास जो है वो मानव के जो माँ के गर्भ होते हैं मानव, वहीं से जो है अपना विकास प्रारंभ कर देते हैं। इस सिद्धांत में यह भी बताया जाता है कि यह जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास जो है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली। तो कहीं ना कहीं आप निरंतरता का सिद्धांत समझ गए होंगे। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि आप दूसरा सिद्धांत देख सकते हैं स्क्रीन पे, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। यानी जितने भी बालक होते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारे बालक हैं, और जैसे ये बालक आप देखिए पहले जो है खिसकता है, फिर ये जो है ठौने के बल पर चलता है, फिर कोशिश करता है खड़ा होने का, और फिर ये अंततः क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब सोचिए, यह सिद्धांत यही इसमें बता रहा है कि यदि कोई बालक, आप कोई भी बालक, दुनिया की कोई भी बालक को ले ले, तो वो जो है वो क्या करते हैं, ठीक एक ही क्रम में ये काम पूरा करते हैं। क्या आपने ऐसा कोई बालक देखा है जो डायरेक्टली खड़ा हो जाता हो? ऐसा कतई नहीं होता है। इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, विकास क्रम की एक रूपता है। यानी विकास का जो ये क्रम है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितने भी आपको बच्चा होगा, आप देखते होंगे आसपास में जो भी बच्चा आप देखते हैं, सबका क्रम जो होता है यही होता है। यानी इस क्रम से आप जो है अलग नहीं कर सकते हैं। कोई भी बालक ऐसा नहीं हो सकता है जो डायरेक्टली खड़ा हो जाता होगा। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि दुनिया के जितने भी बालक होते हैं उनका विकास का जो क्रम होता है वो एक समान होता है। इसीलिए इसका नाम है विकास क्रम की एक रूपता। यानी विकास की जो क्रम है उसमें एक रूपता देखने को मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और तीसरा सिद्धांत आपके स्क्रीन पे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये अक्सर सीटेट में हर वर्ष 1-2 नंबर पूछा जाता है। आप देख लीजिए, इस सिद्धांत से अवश्य पूछा गया होगा और आप बनाए भी होंगे, और अक्सर इसमें स्टूडेंट फंस जाता है, इसलिए इसको हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये हमें बताता है कि विकास के जितने भी आयाम हैं, आप आयाम का मतलब नहीं समझ रहे तो समझ जाइए, आयाम मीन्स प्रकार। यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संज्ञानात्मक जितने भी विकास हैं वो सब एक दूसरे से
क्या है, तो अंतः संबंधित। यानी यदि किसी बालक का सामाजिक विकास अच्छा नहीं है तो वो उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर देगा। यदि कोई बालक शारीरिक रूप से पिछड़े हैं तो वो मानसिक रूप से भी पिछड़े देखने को मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि यदि कोई बालक मानसिक रूप से प्रभावित है, यानी मानसिक रूप से पिछड़े हैं, तो वो भाषाई, शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से उतने ही पीछे हो जाते हैं। यही कहना है परस्पर संबंध के सिद्धांत का। यानी यदि कोई बालक संज्ञानात्मक रूप से यदि फिर पिछड़ गया तो इसका प्रभाव उनके जितने भी आयाम है सभी पर पड़। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सीटेट में आपसे पूछा जाएगा वो भी आप देख लीजिए। स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक, वही बात है तुरंत अभी समझा है। यानी एक विकास में आप देख रहे हैं पिछड़े बालक, यानी वो शारीरिक विकास की दृष्टि से क्या हुआ, पिछड़ गया। अब देखिए इस शारीरिक विकास का प्रभाव उनके संवेग पे पड़ गया, उनके सामाजिक पर पड़ गया, उनके बौद्धिक। यानी ये जो शारीरिक विकास है वो अपना प्रभाव सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास पर छोड़ दिया। यानी अपना छवि जो है ये सब पे छोड़ता है। और यदि इस तरह कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आंख मूंद कर कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको आंसर देना है। परस्पर संबंध का सिद्धांत बिना सोचे, बिना विचारे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। यहाँ आप देख भी सकते हैं, इसमें दे दिया गया है यदि किसी बालक का एक क्षेत्र का विकास अच्छा है तो स्वाभाविक है कि उनका अन्य क्षेत्र का विकास भी क्या होगा, वो बेहतर होगा। क्योंकि अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा, और यदि किसी का पीछे है कोई भी क्षेत्र तो उसका पीछे होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। विकास की दिशा का सिद्धांत आपको पता ही होगा, इसको शीर्षाभिमुख सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि जो बालक होते हैं उसका विकास जो होता है वो सिर से पैर होता है। कभी आज तक देखे हैं किसी बालक को जो डायरेक्ट चलना प्रारंभ कर दे? ऐसा नहीं होता है। हर बालक पहले वो हंसना, रोना, बलबलाना और ये सब क्रिया कहाँ होती है, तो सिर से होती है, और धीरे धीरे तब जाकर वो चलना स्टार्ट करता है। इसलिए इसको याद रखेंगे आप, जो कोई भी बालक जो है वो पहले उसका सर का विकास होता है और फिर पैर का होता है। यदि आपसे पूछा जाए, आपके कक्षा के कोई बालक हैं या किसी भी तरह इस तरह से पूछे, जो एक बालक का पहले आंख का, नाक का विकास होता है और फिर उनका विकास पैरों की ओर, तो फिर आप डायरेक्टली आंसर मारिएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, एकीकरण की सिद्धांत की ओर। एकीकरण का सिद्धांत जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत एक बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखते हैं। क्या करते हैं, तो संपूर्ण शरीर को चलाना सीखते हैं। देखिए बारीकी ढंग से इसको समझिए, इसमें थोड़ा समझना आपको बेहतर होगा, अच्छे से हम समझा देते हैं। कहते हैं एकीकरण संपूर्ण अंग को चलाना सीखते हैं। देखिए पहले एक बालक जो है वो उंगली, हाथ, हर एक पर जो है एक एक पर नियंत्रण नहीं किया है। यानी जब वो हिलता डुलता है तो उसके शरीर के पूरे अंग हिलता है। लेकिन वही बालक जैसे जैसे विकास करता है तो उनके सभी भागों पर, यानी वो अपने उंगली पर, अपने हाथ पर, अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों पर नियंत्रण करने लगते हैं। यानी यदि इस अवस्था के बालक को यदि उनका विकास हो चुका है और यदि उनको बोलेंगे सिर्फ उंगली चलाने, तो फिर वो उंगली ही चलाएगा। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है, वो पूरे अपने शरीर को चलाता। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक किसी भी चीज़ों पर क्या करते हैं, नियंत्रण करना बारी बारी से सीखते हैं। ऐसा नहीं जो डायरेक्टली सभी पर अपना नियंत्रण करना सीख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के क्रम में व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, जो आपको पता ही होगा कि दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जहाँ तक कि आपको ये भी पता है जो दो जुड़वा बच्चा भी है उनका सामाजिक परिवेश एक जैसा है, अनुवांशिकता एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है, फिर भी लेकिन दोनों बालक जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। तो ये है व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक बालक स्वयं में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए जो प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है, यह कौन सिद्धांत बताता है, तो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत, ये अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें गलती सब लोग करते हैं, क्योंकि आंशिक पुनर्वलन हम लोग जो है वो निगेटिव तौर पे देखते हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे जो सतत पुनर्वलन देना अच्छा है, सतत
पुनर्वलन, लेकिन ऐसा नहीं, कतई नहीं। इस चीज़ को आप निगेटिव में देखें, कभी भी बालक को सतत पुनर्वलन नहीं दिया जाता है। सतत पुनर्वलन से जो बेहतर होता है अर्थात अच्छा होता है वो क्या होता है, आंशिक पुनर्वलन। कभी भी बालक को जो है आंशिक तौर पर ही उनको पुनर्वलन देना चाहिए। पुनर्वलन का अर्थ यदि आप समझे तो उसका मतलब होता है दोबारा किसी भी चीज़ पर फोकस यदि आप करते हैं या बल देते हैं, यही पुनर्वलन है। और इस आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत जो दिया था वो मिलर ने दिया था। मिलर जो कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, उसी का नाम है मिलर, और यही जो है पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था, आंशिक पुनर्वलन। आगे आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैं कुछ कुछ कारक को यहाँ नोट किया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं जो इतना ही, बहुत सारे ऐसे कारक हैं। आप यहाँ देखिए, वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेग, भाषाई कारक, भौतिक कारक, परिवार और सामाजिक कार्य, ये जितने भी चीज़ हैं वो सब क्या करते हैं, हमारे विकास को प्रभावित कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझे, यदि किसी का माता पिता अनपढ़ है और यदि वो उसी प्रकार के वातावरण में भी उन्हें रखते हैं, अर्थात वो शिक्षित वातावरण में नहीं रखते हैं, अपने आप को सही वातावरण में नहीं डालते हैं, तो वो बालक भी मूर्ख निकल जाएगा, वो अपने माता पिता के ही तरह। यानी यदि किसी बालक को वंशानुगम अच्छा मिलता है, शारीरिक कारक अच्छा है, बुद्धि अच्छा है, तो फिर जो उनका विकास है वो प्रभावित करेगा पॉजिटिव रूप में। हमेशा आपको ट्रिक में बताया भी है, जो प्रभावित करने वाला जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखना ये है, जिस बालक पर ये प्रभाव डाल रहा है वो पॉजिटिव डाल रहा है या निगेटिव डाल रहा है। तो ये चैप्टर आप देख रहे हैं जो अब लास्ट हो चुका है। और पुनः मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास जो है इसी तरह आपको जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय का मिलता रहेगा। और यदि आप PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ मामूली शुल्क दे करके आप जो है सब जितने भी चैप्टर होंगे उन सब का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पर, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि सारी की सारी वीडियो आप तक पहुँच सके।